दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई साइबर क्राइम का फंड आ जाता है तो साइबर सेल उसमें अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब बैंक अकाउंट अगर हमारा फ्रीज हो जाए तो हमारी सारी फाइनेंशियल गतिविधियां ब्लॉक हो जाती हैं, रुक जाती हैं। एक तरीके से जीवन ही रुक जाता है। ऐसे में आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना प्राथमिकता होती है। कई बार आप साइबर सेल से विजिट करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं, तो कई बार आप साइबर सेल में नोटिस या फिर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके भी अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं। लेकिन अगर साइबर सेल आपके बैंक में एनओसी भेज देता है और अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर पास कर देता है, फिर भी बैंक आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है, तो ऐसे में आप क्या करें? क्या कारण है कि बैंक एनओसी साइबर सेल से आने के बाद भी आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है और उसका क्या सॉल्यूशन है? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल किसी कारण से फ्रीज कर देता है तो ऐसे में एनओसी लेना ही साइबर सेल से एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों, किसी भी तरीके से मेहनत करके हमने अपना समय का इन्वेस्ट करके पैसा खर्च करके जाके एनओसी अगर हमने ले लिया है, साइबर सेल में विजिट करके हमने एनओसी को ले लिया है या कोर्ट के ऑर्डर करा के भी हमने एनओसी को ले लिया है और एनओसी हमारे बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल कर दी गई है, लेकिन दोस्तों किसी भी तरीके से हमने मेहनत करके साइबर सेल से वो एनओसी ले ली है और वो एनओसी साइबर सेल से बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी बैंक हमारे अकाउंट को अगर अनफ्रीज नहीं करता है तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे पहला कारण होता है दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट पे हो सकता है उस कंप्लेंट के अलावा भी अन्य कंप्लेंट पेंडिंग हो। कई बार दोस्तों बैंक अकाउंट अगर फ्रीज होता है तो वो एक कंप्लेंट पे ना होके मल्टीपल कंप्लेंट की वजह से भी फ्रीज हो जाता है। ज्यादातर ये मामले P2P ट्रेडिंग या मनी म्यूलिंग के केसेस में आते हैं या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी फंड आपने रिसीव किया है, ऐसे मामलों में इस तरीके से केसेस बन जाते हैं कि मल्टीपल कंप्लेंट्स हमारे अकाउंट पे आ जाए। अगर आप गेमिंग करते हैं और फंड वहां से अक्सर विड्रॉ करते हैं तो ऐसे में भी आपके अकाउंट पे मल्टीपल कंप्लेंट्स हो सकती है। अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स है आपके अकाउंट पे तो आपको उन सभी साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करके उनसे बात करके ऑफिसर से सारे डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करके सेपरेट एनओसीज हर केस में लेनी होगी और ये एनओसी जब नोडल ऑफिसर के पास जाएंगी तभी जाके आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराया जा सकता है। अब दोस्तों, ये पता करने के लिए कि कितने कंप्लेंट्स हैं मेरे बैंक अकाउंट में, कहीं कोई मल्टीपल कंप्लेंट्स तो नहीं है, आपको अपनी बैंक से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बैंक से आपको डिटेल मिल जाती है कि आपके बैंक अकाउंट पे कितनी कंप्लेंट्स हैं। अगर ऑनलाइन कंप्लेंट है तो वो कितनी है और अगर ऑफलाइन कंप्लेंट है यानी FIR है आपके अकाउंट पे तो वो कितनी है। जब बैंक से आपको डिटेल मिल जाए तो आपको उन सभी साइबर सेल से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, कई बार बैंक हमें ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराती है। ऐसे में हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम कैसे पता करें हमारे अकाउंट पे कितनी कंप्लेंट्स हैं। इसके लिए आप साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं। आप 1930 पे कॉल करके भी ये डिटेल पता कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट नंबर बताएं और वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस अकाउंट पे कितनी कंप्लेंट्स है ऑल ओवर इंडिया। अगर कहीं से भी आपको हेल्प नहीं मिलती है तो भी आप परेशान नहीं हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करेंगे। मल्टीपल कंप्लेंट्स होने पे आपको साइबर सेल से एनओसी लेना बहुत जरूरी है सभी केसेस में, क्योंकि इसी से ही आपके बैंक अकाउंट को चालू कराया जा सकता है। अब दोस्तों, दूसरा कारण है अगर एनओसी आपके बैंक में आ जाती है फिर भी अकाउंट चालू नहीं होता, तो इसके पीछे सेकंड रीजन है कि आपके अकाउंट पे EDD लगा हो। कई बार बैंक कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होता है तो उस पर EDD लगा देता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट है, उस पर करंट अकाउंट की तरीके से ट्रांजैक्शंस आते हैं, तो ऐसे में बैंक आपके अकाउंट को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मान के और उस पर EDD लगा सकता है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट जीरो बैलेंस वाले हैं, जनधन योजना से रिलेटेड है और उसमें फंड एकदम से बहुत सारा आता है, तो ऐसे में भी आपके अकाउंट पे EDD लगाया जा सकता है। आपके अकाउंट पे जनरल ट्रांजैक्शंस होते हैं, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, जैसे आपके अकाउंट में पूरे महीने में 50,000, 60,000, 70,000 के करीब फंड आता है, 1 लाख के करीब फंड आता है, लेकिन अचानक से आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख, 15 लाख के करीब फंड आने लग जाए, तो ऐसे में भी बैंक आपके अकाउंट पे EDD लगा देता है, टेम्परेरी रूप से आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है और आपसे KYC और उसके रीजन की
पूछताछ करता है कि क्या कारण है, इस तरीके के ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में क्यों हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस ईडीडी को हटाने के लिए आपको बैंक से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है, उनसे केवाईसी करवाएं, साथ ही साथ में आप उनको सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं जरूर बैंक को सबमिट करें। ये सारा कम्युनिकेशन आप रिटन में करें, जिससे एक समय सीमा होती है, अगर उस समय सीमा का बैंक पालन नहीं करता है और आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप आरबीआई में भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। दरअसल दोस्तों ईडीडी लगाने का बैंक का केवल मंतव्य ये होता है कि अगर इस अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसको रोका जाए। इसके लिए वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं और टेम्परेरी रूप से उस अकाउंट को कुछ समय के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है और आप इससे पहले बैंक में विजिट करके अपना केवाईसी करा लेते हैं और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट कर देते हैं, तो ऐसे में बैंक को उसको चालू करना अनिवार्य है। अगर बैंक फिर भी इसको चालू नहीं करता है, डेबिट फीस को क्लियर नहीं करता है, तो आप कोर्ट में भी इसके खिलाफ जा सकते हैं, आप आरबीआई में इसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं और वहां से आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर बैंक ने बिना ईडीडी के और बिना किसी साइबर कंप्लेंट के अपनी मनमानी से ही आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है तो ये बैंक की इलीगल कार्रवाई होती है। ऐसे में आप बैंक के खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। 497 BNS और 503 BNS के अंतर्गत आप बैंक से अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आप सीधे हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो आपके मूल अधिकार का आर्टिकल 21 का हनन है एक तरीके से, क्योंकि जीवन जीने के लिए बैंक अकाउंट को यूज करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए आप मैंडेमस रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी इस प्रकार की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर बैंक ने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और वो भी किसी भी कारण से उसको अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई साइबर क्राइम का कंप्लेंट है, ना ही कोई ईडीडी लगा हुआ है और फिर भी अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं, और अगर ईडीडी भी लगा हुआ है तो आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, साइबर सेल से भी कंप्लेंट है और आपने एनओसी ले लिया है, फिर भी अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराया जा रहा है, तो ऐसे में कोर्ट का दरवाजा खुला है। आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उसको अनफ्रीज करा सकते हैं और इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में। दोस्तों साथ ही अगर साइबर सेल से हमें अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है तो उससे रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, और कोर्ट से हम अपने अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, इससे रिलेटेड भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी कार्रवाई को, लीगल कार्रवाई को पूरा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।